Hello dear students, myself Dr. Ajay Singh, and today I am going to discuss Lotka-Volterra model, which is a very important topic of community ecology. The Lotka-Volterra model was developed to allow ecologists to predict the potential outcome when two species are competition for the same resource. जब दो स्पीसीज किसी सेम रिसोर्स के लिए आपस में compete करती हैं तो लोटका-वोल्टेरा मॉडल से हम ये जान सकते हैं, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो दो स्पीसीज आपस में कोएग्जिस्ट करेंगी या उनमें से कोई एक स्पीसीज एक्सक्लूड आउट हो जाएगी. इट मेजर्स इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन रिलेटिव टू इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, and it is based on logistic growth equation, that is dn by dt is equal to rn k minus n upon k, where dn upon dt is the change in the population, r is the intrinsic rate of increase, and k is the carrying capacity. This model describes the outcome of competition. As I have earlier told कि इस मॉडल से हम ये जान सकते हैं कि बोथ द स्पीसीज कैन को एग्जिस्ट और वन विल इवेंचुअली एक्सक्लूड द अदर ओवर इकोलॉजिकल टाइम स्केल. देर आर सम अजम्पशंस ऑफ द लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन. यानी लोटका-वोल्टेरा मॉडल को डिस्कस करते समय हमें कुछ अजम्पशंस को ध्यान में रखना ज़रूरी है, और वो अजम्पशन क्या हैं? The first assumption is there is no shortage of food for the prey population. यानी prey population के लिए food की shortage नहीं होगी. The second assumption is the amount of food supplied to the prey is directly related to the size of the prey population. यानी कि prey की size जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा food consume करेगा. Intrinsic rate of increase, competition coefficient and carrying capacity are constant. These all factors are homogeneous, यानी इन factors में कोई भी changes नहीं होंगे. The environment is also constant and the population are not allowed to diversify. यानी कि लोटका-वोल्टेरा मॉडल उसी जगह की पॉपुलेशन के लिए अप्लीकेबल होगा जहां पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी नहीं इंक्लूड हो रही है, यानी बाहर से कोई और पॉपुलेशन नहीं आ रही है, इन्वायरमेंट कांस्टेंट है, किसी भी तरीके का म्यूटेशन नहीं हो रहा है. प्रीडेटर्स विल नेवर स्टॉप ईटिंग. दीज आर द अजम्पशन ऑफ लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन. जैसा कि इनिशियल स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि लोटका-वोल्टेरा मॉडल इज़ डिपेंडेंट ऑन लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ दो स्पीसीज़ के नंबर दिए हुए हैं. स्पीसीज़ 1 जो कि 5 पॉपुलेशन साइज़ है और स्पीसीज़ 2 जिसकी पॉपुलेशन साइज़ 10 है, लेकिन इन दोनों स्पीसीज़ की कैरिंग कैपेसिटी इनकी पॉपुलेशन साइज़ से बहुत ज़्यादा है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करती हैं अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाती हैं. इसका सिंपल सा रीज़न होता है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ थोड़े टाइम के लिए आती हैं, उनकी साइज़ बहुत छोटी होती है, तो वो इन्वायरमेंट के कैरिंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाती हैं. वहीं जब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ को देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो दो स्पीसीज़ की पॉपुलेशन साइज़ दी हुई है वो उनके कैरिंग कैपेसिटी के बराबर है. यानी कि जो के सेलेक्टेड स्पीसीज़ होती हैं वो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँचते हैं. इसका सिंपल सा रीज़न होता है क्योंकि रिसोर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. लोटका-वोल्टेरा मॉडल इंक्लूड बोथ इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. देखिए यहाँ पे जो लास्ट में एक छोटा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है वहाँ पे स्पीसीज़ 1 के जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं आपस में कंपटीशन कर रहे होंगे और वो कंपटीशन है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन. लेकिन स्पीसीज़ 2 भी इंटर कर रहा है स्पीसीज़ 1 की टेरिटरी में. इसका मतलब है कि
इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के साथ साथ अब आपको इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। Now we will discuss the logistic equation for species 1 when it grow alone and also when it will grow along the species 2। देखिए, जब कोई स्पीसीज अकेले ग्रो करेगी और लॉजिस्टिक इक्वेशन हमें पता है इट विल बी dN/dt इज इक्वल टू R1N1, क्योंकि 1 यहाँ पे मेंशन किया गया है स्पीसीज 1 के लिए K1 माइनस N1 अपॉन K1, वेयर N इज द पॉपुलेशन साइज, T इज time, R is maximum rate of increase and K is the carrying capacity। यही लोटका वोल्टेरा इक्वेशन को जब हम स्पीसीज 1 के लिए देखेंगे और वो भी जब स्पीसीज 2 भी साथ में एग्जिस्ट कर रही होगी, यानी लोटका वोल्टेरा इक्वेशन फॉर स्पीसीज 1 इन प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 2, हाउ इट विल चेंज। नाउ यू कैन सी दैट d1 dN1 अपॉन dt इज इक्वल टू R1N1 और ब्रैकेट में आपको एक चेंज दिख रहा है K1 माइनस N1 माइनस अल्फा 1 N2 अपॉन K1। अब इसी इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जहाँ पे हमने K1 को इंडिविजुअली सबके साथ डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया dN1 अपॉन dt इज इक्वल टू R1N1। K1 अपॉन K1 की जगह 1 मेंशन हो गया है, 1 माइनस N1 अपॉन K1 माइनस अल्फा 1 N2 अपॉन K1। अब आप ये देख सकते हो ये N1 अपॉन K1 रिप्रेजेंट्स द निगेटिव इफेक्ट ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। आपको दिखाई दे रहा है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में सिर्फ एक स्पीसीज के मेंबर हैं, इसीलिए N1 अपॉन K1 विल शो द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। वहीं पे दूसरी तरफ अल्फा 1 N2 अपॉन K1 इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। देखिए, जहाँ पे भी नंबर 2 आ रहा है दैट रिप्रेजेंट द स्पीसीज 2, और अल्फा 1 N2 का मतलब ही है 2 का इम्पैक्ट 1 पे, यानी सेकेंड स्पीसीज का क्या इम्पैक्ट है स्पीसीज 1 पे, तो इट विल शो द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। लास्ट स्लाइड में जिस तरीके से हमने लोटका वोल्टेरा इक्वेशन स्पीसीज 1 की निकाली थी इन द प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 2, ठीक उसी तरीके से हम लोटका वोल्टेरा इक्वेशन फॉर स्पीसीज 2 बता सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 1। और अब ये आपके लिए सिंप्लीफाइड हो गया है, जहाँ पे भी 1 प्रेजेंट था आपको 1 को रिप्लेस कर देना है 2 से, और वो हो जाएगा लोटका वोल्टेरा इक्वेशन फॉर स्पीसीज 2 इन प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 1। देखिए, यहाँ पे N1 and N2 is the population of species 1 and 2. K1 and K2 as we know are the carrying capacity. T represents time. R1 and R2 are the intrinsic rate. The most important part is competition coefficient, that is alpha 1 2 and alpha 2 1. Alpha 1 2 is a competition coefficient representing the effect of one individual of species 2 on the growth of species 1। देखिए, कंपटीशन कोफिशिएंट जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है द निगेटिव इफेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अदर स्पीसीज, यानी कि किसी और स्पीसीज के मेंबर किसी दूसरे स्पीसीज के मेंबर पे क्या निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो जब मैं अल्फ़ा 1 2 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है, देखिए अल्फ़ा के जो पास वाला नंबर है वो है रिसिपिएंट, एंड अल्फ़ा के बाद वाला नंबर यानी 1 के बाद जो नंबर आएगा वो है डोनर, यानी कि इस अल्फ़ा 1 2 का मतलब है 2 स्पीसीज़ नंबर 2 का इम्पैक्ट स्पीसीज़ नंबर 1 पे। एंड ठीक इसी तरीके से जब हम अल्फ़ा 2 1 बोल रहे हैं तो वी आर सेइंग द कंपटीशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंटिंग द इफेक्ट ऑफ वन इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज़ 1 ऑन द ग्रोथ ऑफ स्पीसीज़ 2। आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अल्फ़ा के पास कौन सी स्पीसीज़ मेंशन है। अल्फ़ा के पास जो स्पीसीज़ मेंशन है वो स्पीसीज़ पे हम इम्पैक्ट देखते हैं दूसरी स्पीसीज़ का। The value of competition coefficient is the ratio of competitive effect of each species, और ये वैल्यू हमें डिफरेंट देखने को मिल सकती है। जैसे कि
alpha 1 2 can be less than 1 and it will represent the effect of species 2 on species 1 is less than the effect of species 1 on its own member. अब देखिए इसका मतलब है कि अगर अल्फ़ा 1 2, देखिए अल्फ़ा 1 2 को मैंने पिछली ही स्लाइड में आपको समझा दिया है. अल्फ़ा 1 2 का मतलब है 2 का इम्पैक्ट 1 पे, और अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आ रही है तो इसका मतलब स्पीसीज 1 में जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है उसकी वैल्यू ज़्यादा है इंटर स्पेसिफिक, यानी स्पीसीज 2 उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा है, जितना उतना कंपटीशन डेवलप नहीं कर पा रहा है जितना स्पीसीज 1 के मेंबर्स में आपस में खुद में कंपटीशन है. यानी द इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ऑफ स्पीसीज 1 इज हायर देन द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. Again, the alpha 1 2 value can be more than 1, which it will represents the effect of species 2 on species 1 is greater than the effect of species 1 on its own member. अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की. And the last value can be alpha 1 2 can be equal to the 1. और इसका मतलब सिंपल है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एंड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन आर इक्वल. Now we are going to understand the prediction of Lotka-Volterra model. And to understand the prediction of Lotka-Volterra model, there is a graph which is helpful that shows how population increases or decreases. And this graph is known as state space graph. जो आपके राइट हैंड साइड पे आपको जो एक ग्राफ दिख रहा है इसी को हम स्टेट स्पेस ग्राफ कहते हैं. एंड द स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ कॉल्ड जीरो आइसोक्लाइन which states that the population size does not change. अब आप देखिए आपको ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है और ये है जीरो आइसोक्लाइन. और जीरो आइसोक्लाइन का मतलब है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है दैट इज dn/dt है वो जीरो हो चुकी है, यानी पॉपुलेशन में किसी तरह की ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है. तो अभी जो हमने एक इक्वेशन देखा था जब हम स्पीसीज 1 के लिए लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन ड्रॉ कर रहे थे तो हमने ये इक्वेशन देखी थी. और अगर हम इस इक्वेशन में dn/dt को ज़ीरो कर दें तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी k1 माइनस n1 माइनस अल्फ़ा 1 2 n2 इज इक्वल टू 0. और अगर इसे हम और सिंप्लीफाइड करें तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें n1 इज इक्वल टू k1 माइनस अल्फ़ा 1 2 n2. अब आप देख सकते हो दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट कंपटीशन हैज़ रिड्यूस्ड द कैरिंग कैपेसिटी. देखिए मैंने आपको बताया था कि कैरिंग कैपेसिटी स्पीसीज़ 1 के लिए जो है अगर स्पीसीज़ 2 भी वहाँ पे इंटर करेगी स्पीसीज़ 1 की टेरिटरी में तो वो कैरिंग कैपेसिटी को कम करेगी. और आप देख सकते हो इस इक्वेशन से साफ समझ में आ रहा है चूँकि स्पीसीज़ 2 का कंपटीशन यानी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से ये कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू कम आपको देखने को मिलेगी. अगर यहाँ पे N2 की वैल्यू हम ज़ीरो कर दें, N2 मीन्स सेकेंड स्पीसीज़ जो हमारी है उसकी नंबर को हम ज़ीरो मान लें यानी सेकेंड स्पीसीज़ की पॉपुलेशन जीरो हो जाए तो अगेन ये वैल्यू क्या हो जाएगी N1 इज इक्वल टू K1, यानी फिर N1 जो है वो अपने पूरे कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचेगा. अब आपको ये इक्वेशन बहुत ध्यान से समझने, इन इक्वेशंस को ध्यान से आपको देखना है कि किस तरीके से डिराइव हो रहे हैं. हमने N2 की वैल्यू अगर ज़ीरो कर दी है तो N1 जो हो गया है वो अपनी ही कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो गया है. ठीक है, आप इवन राइट हैंड साइड पे जो ग्राफ है आप उसे देख सकते हो जहाँ पे K1 की वैल्यू है, N1 अगर K1 तक पहुँच जा रहा है वहाँ N2 की वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहेगी. ठीक इसी तरीके से अगर इसी इक्वेशन में हम N1 की वैल्यू ज़ीरो कर दें
यानी जो स्पीसीज 1 है उसकी पॉपुलेशन साइज 0 हो जाए तो N2 की जो वैल्यू होगी वो होगी K1 अपॉन अल्फा 1 2, यानी कैरिंग कैपेसिटी जो K1 की थी उस पर हमने 2 का इम्पैक्ट 1 यानी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को हमें देखना है। तो अगर N1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो N2 विल बी द K1 अपॉन अल्फा 1 2। For the graph of the isocline of species 1, the isocline intersects the graph on x-axis। अब आप देखिए x-axis पे ये जो isocline intersect कर रहा है when N1 reaches its carrying capacity, और N1 reach कर जा रहा है अपनी carrying capacity को, and there is no individual of species 2 are present। आप देख सकते हो जो K1 की पॉइंट है वहाँ पे N2 का कोई भी इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं है। इसी तरीके से द आइसोक्लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे स्पीसीज 2 की पॉपुलेशन है, और जब वाई एक्सिस पे ये आइसोक्लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एट K1 अपॉन अल्फा 1 2 when the carrying capacity of species 1 is filled the equivalent number of individual of species 2। इसका मतलब है कि अगर ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है आइसोक्लाइन वहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी थी स्पीसीज 1 की वो फिल्ड हो चुकी है दूसरे स्पीसीज सेकेंड स्पीसीज के मेंबर्स से, इसीलिए यहाँ पे N1 का यानी इंडिविजुअल जो स्पीसीज 1 था उसका कोई भी मेंबर प्रेजेंट नहीं है। ठीक इसी तरीके से हम आइसोक्लाइन ऑफ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर स्पीसीज 2 भी डिराइव कर सकते हैं, जहां पे N2 इज इक्वल टू K2 माइनस अल्फा 2 1 N1। हम आप देख सकते हो कि इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस 1 की जगह 2 हो गया है और 2 की जगह 1, यानी अब हम देख रहे हैं स्पीसीज 1 का इम्पैक्ट स्पीसीज 2 पे। ठीक जब हम N1 को 0 मान के चलते हैं यानी स्पीसीज 1 की अगर कोई पॉपुलेशन नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो N2 है वो K2 तक रीच करेगा, यानी N2 विल बी द सेम एज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेकेंड स्पीसीज। एंड अगर हम N2 को 0 मान के चलें तो N1 इज इक्वल टू K2 अपॉन अल्फा 2 1। आप देख सकते हो अब x एक्सिस पे जो आपको N1 के आगे K2 अपॉन अल्फा 2 1 दिखाई दे रहा है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी जो थी स्पीसीज 2 की वो फिल्ड हो चुकी है स्पीसीज 1 के मेंबर से, और वहाँ पे स्पीसीज 2 का कोई भी इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं है। As I have mentioned, the state space graph predicts how the size of each population increases or decreases when we have different combination of species abundance। अब आप देख सकते हो जब हम इस स्टेट स्पेस ग्राफ को देखेंगे तो जब हम स्टेट स्पेस ग्राफ ऑफ स्पीसीज 1 देखेंगे तो जो जीरो आइसोक्लाइन के लेफ्ट में जब भी पॉपुलेशन होगी यानी इसका सीधा सा मतलब होगा वो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। वहीं पे अगर जीरो आइसोक्लाइन के राइट साइड पे पॉपुलेशन होगी तो इसका मतलब है कि वो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी बिलो। और यहीं पे जब हम अगर स्पीसीज 2 के लिए जीरो आइसोक्लाइन देखते हैं तो यही वैल्यू अप एंड डाउन हो जाती है, यानी जीरो आइसोक्लाइन के जब नीचे हम अगर कोई भी मार्क या कोई भी पॉइंट देखेंगे वहाँ स्पीसीज 2 की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही होगी, और जीरो आइसोक्लाइन के ऊपर जब हम कोई पॉइंट देखेंगे वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही होगी। बिलो एंड टू द लेफ्ट ऑफ द आइसोक्लाइन द पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस because the combined abundance of both species are less than the carrying capacity of the one। आप देख सकते हो कि जब भी हम बिलो की बात करें या लेफ्ट हैंड साइड की बात करें आइसोक्लाइन के,
पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अभी कैरिंग कैपेसिटी से कम है, और जब भी पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से कम होती है तो पॉपुलेशन कैन इंक्रीज। while above and to the right the population size decreases because the combined abundance are greater than carrying capacity। जब पॉपुलेशन साइज यानी अबंडेंस ज़्यादा हो जाएगा कैरिंग कैपेसिटी से, और हम जानते हैं कि कोई भी इन्वायरमेंट में कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन सपोर्ट नहीं कर सकता है, इस वजह से जब जीरो आइसोक्लाइन के राइट हैंड साइड या जीरो आइसोक्लाइन के अपर साइड पॉपुलेशन पहुंच जाएगी यानी अबंडेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो वो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। बिफोर मूविंग अहेड, ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि CSIR लाइफ साइंसेस के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप देख सकते हो यहाँ पे पूछा हुआ है बेस्ड ऑन द अबव प्लॉट सम डिडक्शंस आर मेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है एट पॉइंट ए पॉपुलेशन ऑफ बोथ द स्पीसीज M एंड N इंक्रीजेस। अब आप देखिए, आप ये आंसर कर सकते हो, इसको आप समझ सकते हो। पॉइंट ए को अगर हम देखें तो पॉइंट जो ए है वो स्पीसीज N की भी कैरिंग कैपेसिटी से कम है और स्पीसीज M की भी कैरिंग कैपेसिटी से कम है। तो जब भी पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से कम होगी तो वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट ए है वो सही स्टेटमेंट है, दैट इज एट पॉइंट ए पॉपुलेशन ऑफ बोथ द स्पीसीज M एंड N इंक्रीजेस। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है वो है एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज M इंक्रीजेस while that of species N decreases। अब हम इसको भी देख सकते हैं कि जो पॉइंट बी है वो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ M के तो नीचे है, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ N के ऊपर है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस पॉइंट पे यानी पॉइंट बी पे जो N की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज करेगी। और क्यों? क्योंकि वो कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड है, और पॉपुलेशन M विल इंक्रीज बिकॉज ये कैरिंग कैपेसिटी से कम है। ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। द थर्ड स्टेटमेंट इज एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज N इंक्रीज। देखिए ये जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है, तो ये सीधे सीधे गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। यानी पॉइंट बी पे स्पीसीज N की पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी। इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एंड यानी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो स्टेटमेंट सी हो जाएगा, यानी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज अल्टीमेटली स्पीसीज N विल बी एलिमिनेटेड। ऑब्वियस सी बात है, जिस स्पीसीज की कैरिंग कैपेसिटी कम होगी वो दूसरी स्पीसीज से एलिमिनेट हो जाएगा। तो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। Now we are going to discuss some scenarios. The two zero isoclines can be juxtaposed in 4 different ways depending upon the relative value of alpha and carrying capacity for each species. In the first scenario, the two isocline do not cross. The isocline for species 1 is above and the right of the isocline for species 2। आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि दोनों स्पीसीज की आइसोक्लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। वहीं पे स्पीसीज 1 की जो आइसोक्लाइन है वो अबव है स्पीसी और राइट साइड पे है स्पीसीज 2 के आइसोक्लाइन से। इस ग्राफ को देख के हम ये कह सकते हैं K1 अपॉन अल्फा 12 इज ग्रेटर देन K2। ये आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन K2 अपॉन अल्फा 21। ये भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको रीअरेंज करें और K2 अल्फा 12 को हम राइट साइड शिफ्ट करें तो वी कैन से दैट K1 इज ग्रेटर देन K2 अल्फा 12। आप समझ पा रहे होगे।
K1 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सेकेंड स्पीसीज़ के, साथ ही साथ उस कंपटीशन, उस जो इम्पैक्ट वो स्पीसीज़ सेकेंड स्पीसीज़ 1 पे डाल रही है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं तो भी उसका इम्पैक्ट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट स्पीसीज़ से कम है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर रीअरेंज करें तो हमें देखने को मिल रहा है K1 अल्फा 21 is greater than carrying capacity of second species. Thus we can say that species 1 is strong and species 2 is weak. हम इसे स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी के साथ साथ उसके इम्पैक्ट से भी ज़्यादा है। देयरफॉर ऐसी कंडीशन में क्या होगा? देयरफॉर स्पीसीज 1 गोज टू कैरिंग कैपेसिटी K1, आप N1 की वैल्यू देखोगे K1 तक जाएगी, एंड स्पीसीज 2 इज competitively excluded by the species 1, और कुछ देर बाद स्पीसीज 1 स्पीसीज 2 को एक्सक्लूड आउट कर देगी। ठीक इसी तरीके से हम सेकेंड सिनेरियो में देख रहे हैं, when the two isoclines do not cross but the isocline for species 2 is above and to the right of the isocline for species 1. आई होप अब ये आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ स्पीसीज़ को इंटरचेंज कर दिया है, यानी अब जो सेकेंड स्पीसीज़ है वो उसका जो आइसोक्लाइन है वो अबव है और राइट हैंड साइड है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो कैरिंग कैपेसिटी है सेकेंड स्पीसीज़ की वो ज़्यादा है फर्स्ट स्पीसीज़ की कैरिंग कैपेसिटी के, साथ ही साथ फर्स्ट स्पीसीज़ के इम्पैक्ट से। तो आप देख सकते हो जब इसको रीअरेंज किया गया है तो K2 इज़ ग्रेटर देन K1 अल्फ़ा 21, और मैं बार बार आपको ये बता चुका हूँ कि अल्फ़ा 21 का मतलब है 1 का इम्पैक्ट 2 पे, और दूसरी तरफ आप देख सकते हो K2 अल्फ़ा 12 यानी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सेकेंड स्पीसीज एंड सेकेंड स्पीसीज का इम्पैक्ट 1 पे इज़ ग्रेटर देन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट स्पीसीज। तो वी कैन से दैट in this graph the species 2 is a strong species and species 1 is a weak interspecific species. That's why species 2 will go to the carrying capacity K2 and species 1 will be competitively excluded by the species 2. Now we are going to discuss third scenario, which is the case of stable coexistence. Here the isocline cross one another, but for both species carrying capacities are lower than the other's carrying capacity divided by competition coefficient. आप देख सकते हो दोनों स्पीसीज की कैरिंग कैपेसिटी कम है दूसरे स्पीसीज की कैरिंग कैपेसिटी अपॉन कंपटीशन कोफिशिएंट से। रादर देन आउट कंपीटिंग वन अनदर द टू स्पीसीज आर एबल टू को एग्जिस्ट एट ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वो जो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट दिख रहा है वो जगह है जहाँ पे दोनों आइसोक्लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब आप इस ग्राफ से हम इस इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे K1 अपॉन अल्फ़ा 12 इज़ ग्रेटर देन K2 एंड K2 अपॉन अल्फ़ा 21 इज़ ग्रेटर देन K1। ये आपको ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है। अगर इसको हम रीअरेंज करें तो हमें देखने को मिलेगा कि K1 इज़ ग्रेटर देन K2 अल्फ़ा 12। अब आप देखिए कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 1 ज़्यादा है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सेकेंड एंड इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड स्पीसीज ओवर 1 पे। वहीं पे दूसरी तरफ देखें तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सेकेंड यानी K2 इज़ ग्रेटर देन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 1 एंड
द इम्पैक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन 2, यानी कि दोनों स्पीसीज यहाँ पे को एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इन दिस केस बोथ स्पीसीज हैव लेस कंपटीटिव इफेक्ट ऑन ईच अदर। आपको दिख रहा होगा कि कैरिंग कैपेसिटी से कम है कंपटीशन कोफिशिएंट, इसका मतलब है कि जो इनका कंपटीशन इफेक्ट है वो कम है इनकी कैरिंग कैपेसिटी से। दैट्स वाई दे आर वीक इंटर स्पेसिफिक कंपटीटर्स। कोएग्जिस्टेंस अकर व्हेन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज ग्रेटर देन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का अमाउंट ज़्यादा होगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन से, तो कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है। The last scenario is the case of unstable coexistence. Here, the isocline of the two species cross one another, but the carrying capacity of species 1 is higher than the carrying capacity of species 2 divided by the competition coefficient. आप यहाँ देख सकते हो कि स्पीसीज़ 1 की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है स्पीसीज़ 2 की कैरिंग कैपेसिटी अपॉन कंपटीशन कोफिशिएंट से, वहीं स्पीसीज़ 2 की कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है स्पीसीज़ 1 के कैरिंग कैपेसिटी अपॉन कंपटीशन कोफिशिएंट से। अगर इसको हम इस ग्राफ से ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं K2 इज़ ग्रेटर देन K1 अपॉन अल्फा 1 2 एंड K1 इज़ ग्रेटर देन K2 अल्फा 2 1। और अगर हम जब इसे रीअरेंज करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है कि K2 अल्फा 1 2 यानी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 2 एंड द इम्पैक्ट ऑफ 2 ओवर 1, यानी जो कंपटीशन कोफिशिएंट है वो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट स्पीसीज से ज़्यादा है, वहीं फर्स्ट स्पीसीज का जो कंपटीशन कोफिशिएंट है वो सेकंड स्पीसीज के कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब कंपटीशन कोफिशिएंट ज़्यादा हो जाएगा कैरिंग कैपेसिटी से तो वहाँ स्टेबल कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो इन दिस केस इंडिविजुअल्स ऑफ बोथ स्पीसीज हैव ग्रेटर competitive इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स ऑफ अदर स्पीसीज। competitive exclusion occur when inter-specific competition is greater than the intra-specific competition। इस केस में आप क्लियरली देख सकते हो कि इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा है इंट्रा-स्पेसिफिक कंपटीशन से। The outcome of this type of competition is the unstable coexistence between species 1 and species 2. Dear students, I would like to inform you that my book Concepts of Ecology and Environment is published under Pragati Publication, is now available in offline stores of Prayagraj and Lucknow, as well as this book is also available on Amazon. This book is written according to the syllabus of BSc, MSc, CSIR and other life sciences related examination. I am sure this book would help you in better understanding of ecology and environment. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस बुक की ऑनलाइन लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। These are some reference books which helped me during preparation of my video. I hope this video would be helpful in better understanding of Lotka-Volterra model. If you find this video informative, please share it with your colleagues, comment your response, and if you have not subscribed my channel yet, please subscribe. Thank you.